हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। इकोनॉमिक्स की पूरी बुक कंप्लीट है। बहुत ही बेस्ट तरीके से ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस पीडीएफ में जितने लेटेस्ट टॉपिक हैं उनकी बहुत ही अच्छे से थ्योरी दी हुई है, एक भी चीज़ स्किप नहीं की हुई और सारी स्टोरी वाइज लिखी हुई है, एक्सप्लेन की हुई है चीज़ों को, और साथ में प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हैं इसमें, और जितनी लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर समिट है, सब इसमें मिल जाएगा। जस्ट 40 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इफ़ यू वांट टू टेक आप ले सकते हैं, अदरवाइज ऑल द लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा। तो देखिए यहाँ पे CGL 2018 के तो यहाँ पे आप देखिए, इफ़ देयर इज एन लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज विल बी। तो कह रहे हैं कि अगर मनी की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, जो सामान मतलब वस्तुएं बहुत ज़्यादा हैं, पैसा है नहीं, खरीदने वाला कोई है नहीं, तो बेसिकली डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी। इन्फ्लेशन जस्ट इसका उल्टा है। तो डिफ्लेशन में आपका क्या होता है, डिफ्लेशन पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। डिफ्लेशन इज द डिक्लाइन इन द प्राइसेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट अकर व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 0%। तो ये पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने सब कुछ करवाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। तो बताइए कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है। मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जो मैक्सिमम ये लोगों को जो है वो इसमें एम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉयड तो क्या कहें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा इसमें एम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक प्रोडक्शन फील्ड पर काम करने वाले लोग ही बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि उनके पास काम नहीं है, तो ऐसे खाली बैठने से अच्छा वो इसी चीज में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक फैमिली मेंबर है, उसमें चाचा भी लगा हुआ है, उसके आगे भतीजे भी लगे हुए हैं, उसके खुद के बच्चे लगे हुए हैं, जबकि इतने लोगों की जरूरत नहीं है, और बाकी आगे मजदूर वगैरह तो अलग उन्होंने रखे हुए हैं। राइट, सो ये है आपका इसका आंसर है आपका एग्रीकल्चर। तो आगे देखिएगा, काफी बार करवा चुका हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन है सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर जो जनरल प्राइस लेवल है वो एक सस्टेन्ड तरीके से राइज करे तो उसको बोलते हैं सस्टेन्ड तरीके से, अगर वो राइज करे। इसकी डेफिनेशन यही है, इन्फ्लेशन है इसका आंसर। इन्फ्लेशन इज अ जनरल इंक्रीज इन ऑल द प्राइसेस अक्रॉस एन इकोनॉमी। आप इन्फ्लेशन वाली वीडियो में चले जाइएगा, वहां पे सारी मैंने करवाई हुई है आपको। स्टैगफ्लेशन भी करवाया है, डिफ्लेशन भी, इन्फ्लेशन भी। डिसइन्फ्लेशन इज अ टेम्परेरी स्लोइंग ऑफ द पेस ऑफ द प्राइस इन्फ्लेशन। उसके बाद देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन एन ईयर 1949, इसका आंसर हो गया। दिस एक्ट हैज 5 parts and 5 schedules regarding the regulation of banks in the country. The main objective of the Banking Regulation Act is to ensure sound banking through regulation covering the opening of branches and the maintenance of liquid asset. It assigns power to the RBI to appoint and reappoint and remove the chairman, director and officers of the bank. उसके बाद देखिए dash occurs when a government total expenditure exceed the revenue that it generates excluding money फ्रॉम द बोरोइंग्स। ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूडिंग मनी, मतलब इसमें आपने क्या करा है, बोरोइंग्स आपने निकाल दी हैं। तो वो क्या होता है आपका, यहां पे देखिए मैंने नोट्स में आपको साफ साफ करवाया हुआ है, फिशल डेफिशिट। फिशल डेफिशिट रेफर्स टू द फाइनेंशियल सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट्स टोटल बजट एक्सपेंडिचर एक्सीड द टोटल रिसिप्ट्स या टोटल रेवेन्यूज एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स इसमें एक्सक्लूड हम करते हैं। अगले देखिए छठा क्वेश्चन, इन इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट फिच रेटिंग कट्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 6.8% फ्रॉम इट्स प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 7%। तो ये एक उसका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो ये तो करंट अफेयर का ही है। उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा रिलीज की जाती है। द बेस, उसके बाद देखिए द बेस फाइनेंशियल ईयर ऑफ
द कैलकुलेशन ऑफ द ऑल इंडिया इंडेक्सेस ऑफ द IIIP। तो ये मैंने आपको बताया था, इसका जो बेस ईयर है वो 2011 से 12 होता है। आपने वो इंडस्ट्रियल वाली मेरी वीडियो देखी होगी, इसमें मैंने आपको इन्फ्लेशन वाली वीडियो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने इंडेक्सेस आपको बताए थे, तो वहीं पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 8 देखिए, लोरेंज कर्व क्या होता है? तो लोरेंज कर्व बेसिकली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम और द वेल्थ। इट इज डेवलप्ड बाय मैक्स ओ लोरेंज इन 905। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सीड कर जाए रेवेन्यू से, देन इट इज कॉल्ड बजट डेफिशिएट। और इसमें अगर हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर दें तो वो बन जाएगा आपका फिशियल डेफिशिएट। उसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन, एन इकोनॉमिक कंडीशन वेयर देयर इज वन बायर एंड मैनी सेलर्स। तो मैनी सेलर्स है तो एक बायर है, सिंपल एक बायर की बात हो रही है। यहाँ पे बायर की भी कंडीशन आपको लगा दी है, तो ये हो गया आपका मोनोप्सनी। सारी दी हुई है। मोनोपोली जैसे आपको बताया मैंने, सिंगल सेलर हो, ओलिगोपोली, ओलिगो मतलब फ्यू एंड पोली मतलब एक तरीके से सेलर्स, तो इसमें क्या होता है आपका फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। इज शेयर्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर और सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन आपको पता ही है। उसके बाद देखिए 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द ग्राफ दैट shows all the combination of two commodities that a consumer can afford at given market price and within the particular income level in economic terms। इकोनॉमिक टर्म्स शर्तों के अंदर एक पर्टिकुलर इनकम लेवल में और एट गिवन मार्केट प्राइस पर एक कंज्यूमर जो दो कॉमोडिटीज को अफोर्ड कर पाए, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन इज द ग्राफ दैट शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटी दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट गिवन मार्केट प्राइस एंड विद इन द पर्टिकुलर इकोनॉमिक टर्म्स। इट इज also called budget constraint। In economic terms, what do we mean by intermediate goods? So intermediate goods होती हैं goods sold between industry for the resale and or production of the other goods। तो ये होता है आपका जो intermediate goods होती हैं, the goods sold between industry for the resale or the इंडस्ट्री के बीच में जो वस्तुएं बेची जाती हैं रीसेल के लिए या फिर दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एन इंटरमीडिएट गुड इज अ प्रोडक्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस ए फाइनल प्रोडक्ट और द फिनिश्ड प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट गुड बेसिकली आपको यूज हो सकता है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मदद से हम एक फाइनल प्रोडक्ट बना पाए। These goods can be used in a production but they can also be consumer good। For example के तौर पे मैं आपको बताऊं, if a consumer buys a packet of sugar to use at home, it is a consumer good। But if a manufacturer purchases sugar to use during the production of another product, it becomes an intermediate good, same as sugar, steel, glass, wood। अगर वो शुगर का यूज करके कोई और प्रोडक्ट बनाए तो हम कह सकते हैं कि वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा। बट शुगर एक इटसेल्फ जो है वो अगर कंज्यूमर यूज करे उसको तो वो कंज्यूमर का गुड भी बन सकता है। अगर शुगर से कोई और चीज बनाई जाए तो वो आपका फिर इंटरमीडिएट गुड की तरह एक्ट करेगा। 13 देखिए, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी और सर्विस विच इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिमांड फॉर समथिंग एल्स इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। ये मैंने आपको बताया था डिराइव्ड डिमांड क्या होती है। सीधा जस्ट डेफिनेशन है आपकी, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं आपको। कमोडिटी और सर्विसेज डिमांडेड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स विच सेटिस्फाई आवर वांट्स डायरेक्टली एज सेड टू हैव डिराइव्ड डिमांड। ये आप मेरी डिमांड वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये समझाई हुई है। 14th क्वेश्चन देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो थ्योरी है कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी है? तो ये दी है आपकी गोटफ्रीड हेबलर ने आपकी थ्योरी दी हुई है, थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू मेकिंग अ पर्टिकुलर चॉइस आउट ऑफ मैनी ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ की concept in economics which expresses the basic relationship between scarcity and choice। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन है, when the output is equal to 0 the variable cost is 0। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या आती है? 0 आती है। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉर्पोरेट एक्सपेंस दैट चेंजेस इन द प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्शन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट
are dependent on production output. The variable cost of production is a constant amount per unit produced. As the volume of the production and output increases or decreases, variable cost will also increases or decreases. मतलब जो आपका वेरिएबल कोस्ट होता है, वेरिएबल कोस्ट जितनी भी आपकी वेरिएबल है कोस्ट है, जैसे लेबर हो गई, ठीक है, वो आप प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सेट करते हो. अगर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो आप लेबर ज़्यादा लगाओगे. तो जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका वेरिएबल जो कोस्ट है वो आपका इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा. तो इसी वजह से जो आउटपुट है वो जीरो आएगा जब आपका वेरिएबल कोस्ट भी जीरो आता है. यानी कि जब आप लेबर पे ही कोई खर्च नहीं कर रहे हो तो फिर आपका आउटपुट भी क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपके प्रोडक्शन आउटपुट के ऊपर. 16 देखिए, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स टू देयर लार्जेस्ट मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम प्राइम लैंडिंग रेट. ठीक है, बेसिकली या इसको बेस रेट भी बोल देते हैं, जिसपे एक बैंक जो है वो बेसिकली अपने जो कस्टमर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है, वो जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए. आगे देखिएगा, पीआर रेट को हम जैसे कि मैंने आपको बताया बेस रेट भी बोलते हैं. द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स टू देयर लार्जेस्ट, अच्छा ये रिपीट हो गया. 18 देखिएगा, व्हाट इफेक्ट विल अ डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई. भाई इक्विलिब्रियम प्राइस पर आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो अगर आप डिमांड कम कर रहे हो, सप्लाई बढ़ाते जा रहे हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया डिमांड तो आपने क्या कर दी, कम कर दी, चीज़ें की डिमांड नहीं है, सप्लाई आप उसकी बढ़ाते जा रहे हो, तो कौन सी कंडीशन होएगी. तो बेसिकली इक्विलिब्रियम पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस पे. अगर आप सप्लाई इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा उसका गिर जाएगा. तो ये तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है. डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस. द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अकर व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड कर्व क्रॉस. सो when there is a decrease in the demand and increase in the supply, then equilibrium price falls. A substantial increase in the capital expenditure or revenue deficit lead to, क्या होगा इससे, फिशल डेफिशिएट होगा, घाटा ही होगा जब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपका रेवेन्यू डेफिशिट क्या होगा, अगर इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, रेवेन्यू आपका आ नहीं रहा, रेवेन्यू डेफिशिट बढ़ रहा है, आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो आपको घाटा तो मिलेगा ही. उसके बाद देखिए 20th, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजिबल रिसोर्स सच एज रॉ मटेरियल एंड लेबर दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कॉल्ड. तो वो जो टेंजिबल रिसोर्स हैं उन पर लगने वाली जो कॉस्ट है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम रियल कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द सैक्रिफाइस दैट इज मेड व्हेन the means of production are used for one task rather than another. ठीक है, उसको बोलते हैं हम opportunity cost. तो बेसिकली एक sacrifice को रिप्रेजेंट करता है जो कि किया जाता है जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं यूज्ड फॉर वन टास्क, पर्टिकुलर टास्क के लिए जो आपको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको बताया, जो बिल्डिंग्स है, मशीन है, इन सब पे आप लगाते हो. ठीक है, जो सिर्फ डेप्रिसिएशन के अंदर मेंटेनेंस मांगता है, अदरवाइज तो फिक्स ही है वो. वेरिएबल कॉस्ट हो गया आपका, जो कि आप लेबर वगैरह पे खर्च करते हो. एंड वन मोर दैट इज कॉल्ड रियल कॉस्ट. रियल कॉस्ट होता है द ओवरऑल एक्चुअल एक्सपेंस इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ गुड्स और सर्विस फॉर द सेल टू द कस्टमर, दैट इज कॉल्ड रियल कॉस्ट. तो यही होती है. तो वैल्यू ऑफ टेंजिबल रिसोर्स सच एज रॉ मटेरियल एंड लेबर दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. उसके बाद देखिए व्हेन द फिशल डेफिशिएट इज हाई व्हाट हैपेंस टू द प्राइस. जब घाटा बहुत ज़्यादा होगा तो प्राइस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. देखिए गवर्नमेंट का अगर घाटा ज़्यादा हो रहा है तो वो गवर्नमेंट को संभालना है, उसका डायरेक्टली कोई प्राइस पर इम्पैक्ट नहीं है. अभी चीज़ों की प्राइस ज़्यादा हो रही है, नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं हो रहा कि चीज़ें ऐसा नहीं है कि महंगी हो रही हैं. अभी जैसे आज के टाइम पे मैं कहूँ, जैसे कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, वहाँ पे आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ ही नहीं रहा, डेफिशिट ही हो रहा है. पर ऐसा कुछ प्राइस में तो हमें देखने को नहीं मिल रहा ना कि अगर कोई मैगी का पैकेट है वो आप देख रहे हो कि 10 रुपए का आता तो 20 का मिलने लग गया, ऐसा कुछ नहीं है. चीज़ें वहीं पे स्टैंड ही हैं. कुछ चीज़ों के तो बल्कि प्राइस भी गिरे, तो प्राइस के ऊपर ऐसा सच कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है इस सब चीज़ों का.
उसके बाद देखिए मार्केट प्लेस इन विच अ फाइनल गुड और सर्विस इज ब्रोट एंड सोल्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट मार्केट. Product market is a marketplace where final goods and services are bought and sold. It doesn't include raw material trading and intermediate materials. UK, Canada, USA and Australia countries where least regulated product market are found. 23rd देखिए what is the economic impact of increase in the productivity of firms. Firms की अगर आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हो तो बेसिकली इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, उससे कुछ देखने को मिलता है. इंक्रीज इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो मैंने जैसा कि बताया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान विद इन अ गिवन टाइम पीरियड एक देश में विदेशियों भारत के जो लोग हैं जो विद इन अ कंट्री बॉर्डर लाइन है उनके द्वारा जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितनी भी सेवाएं शामिल होंगी जिनका कुछ वैल्यू है, तो उनको ही हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो बेसिकली अगर कोई भी फर्म है अपनी प्रोडक्टिविटी वो बढ़ा रहा है तो इकोनॉमिक तो बेसिकली इफेक्ट पड़ेगा ना. जीडीपी बढ़ रही है तो इकोनॉमिक के अंडर ही तो वो सारी चीजें आ गई. (24) देखिए व्हाट वुड हैपन टू द डिमांड कर्व व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. कोई भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है अगर उनके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है. आंसर इज आउटवर्ड शिफ्ट. डिमांड कर्व जो है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है. ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा कैसे. व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट द डिमांड कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड. ए डिमांड कर्व इज अ ग्राफ डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी. ठीक है, डिमांडेड. तो यही होता है डिमांड कर्व. तो इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जैसे कि मैंने अपनी थ्योरी में आपको करवाया था, यहाँ पे देखिए डिमांड एंड सप्लाई वाली कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. कॉम्पिटिटिव या सब्स्टिट्यूट गुड ऐसे गुड्स होते हैं जिनको आप जिनके प्लेस पे आप दूसरा यूज कर सकते हो. जैसे टी एंड कॉफी हो गया, क्रॉस डिमांड होता है. इसमें से अगर आप एक का प्राइस अगर इंक्रीज कर दो तो कंज्यूमर जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी दूसरी गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. तो बेसिकली एक तरीके से क्या है, एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिवली एसोसिएटेड है. तो इसका आंसर हो गया आपका आउटवर्ड शिफ्ट, यानी कि दूसरा जो आपका प्रोडक्ट है, दूसरा जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसकी डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. डिमांड बढ़ना मतलब आउटवर्ड शिफ्ट होना. ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है और ये आपका प्राइस है. तो ये आपका डिमांड कर्व है. तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है, ये आपकी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी. राइट. नेक्स्ट देखिएगा 25th. विच थ्योरी इन इकोनॉमिक proposes that countries export what they can most efficiently and plentifully produce. तो ये है आपका हेक्सर ऑल इन मॉडल. क्या है ये? इट इज एन इकोनॉमिक theory that proposes that countries export what they can most efficiently and plentifully produce. The model emphasizes the export of the goods requiring factor of production that a country has in abundance. तो ये बेसिकली किस चीज पर जोर देती है, एम्फेसाइज करती है गुड्स के एक्सपोर्ट पर ड्यूरिंग रिक्वायरिंग, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरिंग होती है. It also emphasizes the import of the good that a nation cannot produce as efficiently. In economics, an input-output model is a qualitative economic model that represents the interdependencies between different sectors of a national economy or different regional economics. 26 देखिएगा, which theory is used to make long-run prediction about exchange rate in flexible एक्सचेंज सिस्टम. ये मैंने टॉपिक पढ़ाना है आपको. तो कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि यूज की जाती है टू मेक लॉन्ग रन प्रेडिक्शन अबाउट एक्सचेंजेस रेट इन अ फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो एक्सचेंज रेट के बारे में लॉन्ग रन प्रेडिक्शन है, तो कौन सी थ्योरी यूज की जाती है लॉन्ग रन प्रेडिक्शन करने के लिए? तो ये की जाती है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, PPP जिसको हम बोलते हैं.
It is based on the law of one price, which state that if there are no transaction costs, no trade barriers for a particular good, then the price for that good should be the same at every location. प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, तो ये उसके ऊपर है, सीधा इसका आंसर हो गया 15,000। तो ये नई स्कीम्स आएंगी अगली बार जब क्वेश्चन आया। उसके बाद देखिए द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट वाज पास्ड इन, तो ये आपका पास्ड हुआ था 1956 को। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट, इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ये। उसके बाद देखिए पीपल अबव द एज ऑफ डैश ईयर आर नॉट एलिजिबल, वो ये आगे आ गया प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। As of 2018, India is the leading milk producing country in the world, accounting for approximately 19% of the global share। ठीक है, तो ये तो अब डाटा चेंज हो गया होगा। उसके बाद देखिए आयुष्मान भारत स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और 32वां क्वेश्चन है आपका, ये जो है द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 2006 ये एक्ट पास हुआ था। तो ये क्या था, इट वाज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द फैसिलिटेटिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनहांसिंग एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। द एक्ट इज ऑपरेशनल फ्रॉम 2 अक्टूबर 2006, ये इतना जरूरी नहीं है, 2006 में पास हुआ था। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तब तक के लिए